ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि तुमने आजाद जादूगरी का रास्ता चुना है। हमें इस दुनिया की कई चीजों की जरूरत होती है। आगे आने वाले समय में चाहे बॉडी बिल्डिंग का सामान हो या जादू की जगह या दवाई बनाने के इंग्रेडिएंट, जो भी आम इंसान से खरीदने लायक होगा, उसके हमें इस दुनिया में काफी पैसे चुकाने होंगे। हर मामले में पूंजी ही आगे होगी, शल्य ने खांसते हुए कहा। हालांकि पूंजी से शल्य का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं था। इसे खजाने, कीमती जड़ी बूटियों, महंगी दवाइयों और जादूगरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले देवी अस्त्रों के अर्थ में कहा गया था। असल बात तो ये थी कि जादूगरों की दुनिया में आम दुनिया की तरह पैसा ताकत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि यहाँ ताकत के मायने पूरी तरह से अलग थे। जादूगरों के पास पैसे से बढ़कर भी एक चीज थी, जो और कुछ नहीं बल्कि जादू था। जादू के बूते पर पैसा उनके लिए किसी कीमत का नहीं था, बल्कि जादू से जुड़ी हुई चीजें उनके लिए इतनी कीमती थी जिसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता था। और अगर खरीदा भी जा सके तो जादुई चीजों की कीमत इतनी ज्यादा होती थी कि कोई बहुत ही अमीर इंसान या जादूगर ऐसा करने के बारे में सोच सकता था। मुझे नहीं मालूम कि ग्रुप के बाकी लोग कैसे पैसे कमाते हैं, लेकिन मैं तुमसे अपना तरीका साझा कर सकता हूँ। कुछ भी हो, इस दुनिया की अमीरी मेरे किसी काम की नहीं है। शल्य ने हंसते हुए कहा और आगे बोला, जब तुम आधार बनाने में कामयाब हो जाओगे तो मैं तुम्हें लिक्विड दवाई बनाने के बारे में सिखाऊंगा, जो जादूगरों के किसी काम की नहीं है, लेकिन आम इंसानों के लिए बहुत काम की है। जब सही समय आएगा मैं तुम्हें चतुर बनाऊंगा। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें पैसे कमाना सिखाऊंगा। हम अगर चाहें तो अपनी जादुई दवाइयों के असर को बिल्कुल मामूली करके आम इंसानों को इसे इस्तेमाल करने दिया जा सकता है। हालांकि हर दवाई इस काम में नहीं आती कि उसे इंसानों को दिया जाए, तो हम इंसानों के लिए अलग तरह की दवाइयां बनाते हैं। ये मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। शल्य की बात सुनकर राज की आंखों में चमक आ गई। राज तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अपने जादू के बूते पर पैसे कमाना भी इतना आसान होता होगा। अगर ऐसा वाकई हो गया तो राज को कभी पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वो शल्य के सिखाए तरीकों से ही आसानी से पैसे कमा पाएगा। हालांकि ऐसा होने में अभी काफी समय था, लेकिन इस उम्मीद को पाकर राज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। फिर सीनियर, इसके बदले में मुझे आपके लिए क्या करना होगा? क्या मैं आपके किसी भी काम आ सकता हूँ? मुझे वैसे भी लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। दूसरी बात, अगर आप मुझे कुछ दे रहे हैं तो इसके बदले बिना कुछ दिए तो काम नहीं चलेगा। इसलिए आप ही बता दीजिए कि आपकी मदद के बदले मुझे आपको क्या देना होगा। राज को ग्रुप के काम करने का तरीका मालूम था। किसी मदद के बदले मदद ही यहाँ का असूल था। कल जब लमकरण राज को आधार बनाने की टेक्निक देने वाला था, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही था। राज, तुमने तो पहाड़ी महारथियों का तरीका बहुत जल्दी समझ लिया। जब मैं पैसे कमाने का रास्ता बना रहा था तो ये पैसे कमाने के बारे में भी नहीं था। मैं बस हर साल 20 तरह की समुद्री जड़ी बूटियां हासिल करने के बारे में सोचता था। एक समय आएगा जब तुम्हें व्यापार करना होगा। जब ऐसा होगा तो मुझे तुम 20 इंग्रेडिएंट और अपनी कमाई का 40% हर साल देते जाना। बचे हुए 60% तुम्हें नौकरी पर रखने की पेमेंट के तौर पर होंगे। इस सब की पूरी जानकारी मैं तुम्हारे आधार बनने के बाद तुम्हें दे दूंगा। शल्य ने हंसते हुए कहा। राज को नहीं पता था कि शल्य ने 60% में कितना शामिल किया था, लेकिन उसे उसकी शर्त मानने में कोई हर्ज नहीं था। चलते चलते दोनों आपस में बातें करते रहे। जल्द ही वो लोग एक छोटी सी गली में पहुंचे, जहां कल राज ने उस लड़की की जान बचाई थी। शल्य अचानक चलते चलते रुक गया और घूमकर गली की दूसरी तरफ देखने लगा। उसने अपनी नजरें तलवार की तरह तीखी करते हुए देखना शुरू किया। सीनियर, आखिर क्या हुआ? राज ने हैरान होकर पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं, बस कोई हमें घूर रहा था। जब भी मैं बाहर जाता हूँ कोई ना कोई अपने जूनियर को मेरे पीछे भेज ही देता है।
या तो वो मुझे बहलाने का मौका ढूंढ रहे होते हैं, या मुझसे दवाई बनवाना चाहते हैं, या फिर वो ये देखना चाहते हैं कि मुझे किन्हीं जड़ी बूटियों की जरूरत तो नहीं है, ताकि उसके बदले उन्हें कुछ मिल सके। ये लोग इतने बड़े सिरदर्द हैं कि अगर मैं एक नॉर्मल इंग्रेडिएंट को भी कहीं छुपाता हूँ तो इनके लिए एक बाल भी वहां नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद शल्य ने वापस मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा। शल्य एक तरह से आदमी की शक्ल में खजाना ढूंढने की मशीन था, जो हमेशा जड़ी बूटियों से जुड़ी जगह ढूंढता रहता था, वरना उसके पीछे लोग ऐसे हाथ धोकर नहीं पड़ते। और ये बात भी साफ थी कि शल्य को पीछा करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। गली की गहराइयों में एक परछाई दीवार से टिकी हुई दिखाई दे रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर जला ली। ये कोई और नहीं, कलंदर ही था, जिसके अपने डिसीजन की वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। मुझे काफी ताकतवर जादुई वेव मिल रही है, मुझ में और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसे ही शल्य ने कलंदर की तरफ घूर कर देखा, कलंदर को लगा कि उसकी मौत ने उसे न्योता दे दिया। कलंदर राज का पीछा करते करते देहरादून तक आया था। वो भूत को वापस हासिल करना चाहता था जो पंखुड़ी और राज के पास थे, लेकिन वो पंखुड़ी से पंगा नहीं ले सकता था, इसीलिए राज का पीछा करना ही उसे बेहतर लगा। पंखुड़ी लंबा सफर तय करके भूत पकड़ने आई थी, जैसे उसने भूत पकड़ने की सौगंध खाई हो। साथ ही साथ वो काफी ताकतवर भी थी, क्योंकि वो एक बड़े कबीले से आती थी। कलंदर को लगता था कि अगर घुटनों पर बैठकर अपनी सारी जायदाद भी दे दे तो भी पंखुड़ी उसके सामने पिघलने वाली नहीं थी। इसी कारण पंखुड़ी से भूत वापस लेना कलंदर के लिए नामुमकिन था। इसके अलावा उससे भूत चोरी कर लेना भी कलंदर के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। उसे लगता था कि अगर उसके जैसे 10 भी पंखुड़ी से मुकाबला करने गए तब भी वो पंखुड़ी को हरा नहीं सकते थे। मैं चाहकर भी कुछ और नहीं चुन सकता था। ये राज नाम का लड़का ही है जो मुझे भूत वापस दे सकता है। उसे इस भूत की ज्यादा परवाह भी नहीं थी। जब पंखुड़ी से वो भूत दे रही थी तो उसके बहुत मनाने के बाद इसने वो भूत लिया था। शायद ये राज भी काफी ताकतवर है, इसीलिए उसे भूत की जरूरत नहीं थी। शायद मैं इससे कोई सौदा कर सकता हूँ। कलंदर ने मन ही मन सोचा। उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी लौ अभी भी फड़फड़ा रही थी, इसीलिए उसने अपने कुछ लोगों को राज के पीछे भेजा था। उसने अपने गुर्गों को साफ तौर पर बताया था कि राज के बारे में सारी जानकारी निकालनी है, जैसे उसे किसी चीज की जरूरत है ताकि भूत के बदले उसे वो चीज दी जा सके। एक दिन बाद राज की सारी जानकारी गुर्गों ने कलंदर को दे दी थी। राज की जानकारी इतनी सामान्य थी कि कलंदर को उसमें कुछ भी अलग नजर नहीं आया और वो हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वाकई किसी आम इंसान की नहीं, किसी जादूगर की जानकारी थी। ये जानकारी बकवास है। सबसे पहले कलंदर के दिमाग में यही ख्याल आया था। वो थोड़ी देर तक और उसी जानकारी को देखता रहा। उसमें लगी फोटो देखकर उसे यकीन हो गया कि ये राज की ही जानकारी थी। राज की जानकारी पढ़ते हुए कलंदर अपने ही ख्यालों में गुम हो चुका था। उसके दिमाग में कई सारे ख्याल एक साथ उथल पुथल मचा रहे थे, इसीलिए बाद में उसने खुद ही राज से आमना सामना करने के बारे में सोचा। वो इस बात को कंफर्म करना चाहता था कि उसके गुर्गों ने उसे ठीक जानकारी दी थी या नहीं, यानी राज कोई ताकतवर जादूगर था या बस एक आम इंसान। अगर ये राज वाकई एक आम इंसान है तो इससे भूत वापस लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। कलंदर ने मन ही मन सोचा और अपने मन में कसम खाई कि अगर राज वाकई एक आम इंसान निकला तो वो उसकी खाल नोच लेगा और उसकी आत्मा निकालकर उसे ही भूत बना देगा। बस इसी तरह वो राज को लेकर अपने गुस्से को शांत कर सकता था, क्योंकि वो इतने दिनों से डर कर जी रहा था। बस इसीलिए ही आज कलंदर खुद देहरादून आया था। देहरादून आते ही उसने राज को किसी अजीब से पतले आदमी के साथ देखा और उनके पीछे पीछे चलने लगा। कलंदर उन दोनों लोगों को बिल्कुल भी भनक नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि जब तक उसे ठीक तरह से पता नहीं लग जाता कि राज एक जादूगर है या आम इंसान, तब तक किसी भी तरह की रिस्क लेना खतरे से भरा हो सकता था।
उसे ऐसा लग रहा था कि वो अच्छे से छिपकर चल रहा है और राज और उसके साथी को उसकी भनक तक नहीं लगी है। मुझे कुछ दिन तक इस राज पर नजर रखनी होगी और फिर एक मौका देखकर मुझे राज को ताकत दिखानी होगी कि ये जादूगर है या आम इंसान। कलंदर ने मनी मन सोचा। हालांकि जब तक वो अपने ख्यालों से बाहर आ पाता, राज के साथी शल्य की नजर उस पर पड़ चुकी थी। शल्य की नजरें कलंदर के सीने में तलवार की तरह चुभ गई। शल्य कलंदर को ऐसे देख रहा था जैसे एक चील हवा में अपने शिकार को देखता है या एक शैतान मामूली सी चींटी को अपनी उंगली पर रखकर देखता है। शल्य से नजरें मिलते ही कलंदर अंदर तक कांप गया। कलंदर अभी जिस हालत में था उसके हिसाब से तो वो बहुत ही कायर हो चुका था और वो हमेशा सावधान रहना ही पसंद करता था। अभी के लिए उसके पास एक ही तरीका था कि सावधान रहकर जिया जाए, लेकिन ऐसे में वो दिन ब दिन और भी कायर होता जा रहा था। एक सिगरेट पीने के बाद कलंदर को थोड़ी राहत महसूस हुई और उसके हाथ कांपना बंद हो गए। चाहे कलंदर के अंदर कितना भी डर क्यों ना भर गया हो, लेकिन उसे जिस चीज का सामना करना था उसका सामना करे बगैर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। सिगरेट फेंकने के बाद कलंदर ने खुद को काबू में रखने की बहुत कोशिश की। इस बार अगर मुझे भूत वापस मिल गया तो मैं अपने घर वापस जाकर अपने जादू पर दोबारा काम शुरू कर दूंगा, लेकिन क्या मुझे पहले इन दोनों के अलग अलग होने का इंतजार करना चाहिए या अभी इनका सामना करना चाहिए? कलंदर ने मुट्ठी बांधकर सोचा। क्या कलंदर राज के सामने नई मुसीबत खड़ी करने वाला था? क्या वो राज से भूत वाला मोती छीनने में कामयाब हो जाएगा? उन्होंने कई घर देखे, लेकिन बदकिस्मती से शल्य को उनमें से कोई भी घर पसंद नहीं आया। राज को तो ये भी नहीं पता था कि शल्य को आखिर किस तरह का घर चाहिए था। अगर हमें वाकई यहाँ कुछ नहीं मिला तो हमें दूसरे इलाके में जाकर देखना होगा, राज ने सोचा। ठीक तभी शल्य को एक घर मिला जो उसे काफी पसंद आया। ये एक 5 मंजिला चमचमाता नया घर था जिसका अपना एक गार्डन था। बस इतना ही नहीं, आगे और पीछे बड़ा बरामदा भी था। सब कुछ बहुत ही शानदार लग रहा था और कोई भी इसे देखकर समझ सकता था कि इसके मालिक ने इसे बनवाने के लिए काफी समय और पैसा खर्च किया था। ये बहुत ही कमाल का घर था, लेकिन इसे देखकर नहीं लग रहा था कि कोई इसे किराए पर देना चाहेगा। इस घर से काम चल जाएगा, चलो इसे किराए पर लेते हैं, शल्य ने हंसते हुए कहा। सीनियर जरा रुकिए, मुझे नहीं लगता कि ये घर किराए पर है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी लगती है, राज ने समझाते हुए कहा। हालांकि शल्य सुनने के मूड में नहीं था और वो हंसते हुए राज को लेकर दरवाजे पर पहुंच गया। उसने राज का हाथ पकड़ा और घंटी बजा दी। आ रहा हूँ, एक अजीब सी आवाज अंदर से आई। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुल गया और एक 30-40 साल का आदमी अंदर से निकला और राज और शल्य को देखने लगा। वो थोड़ी देर तक खड़े होकर शल्य के अजीब से बालों को देखता रहा। डिलीवरी वाले हो? इसके बाद वो बोला, नहीं, हम इस घर को किराए पर लेना चाहते हैं, शल्य ने सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहा। शल्य की बात सुनकर वो आदमी हैरान रह गया और अपने होठ काटने लगा। मुझे माफ कीजिएगा, मेरा घर मेरे परिवार के रहने के लिए है। मुझे माफ कीजिएगा, मेरा घर मेरे परिवार के रहने के लिए है और हमें अनजान लोगों का रहना पसंद नहीं है, इसीलिए हम इसे किराए पर नहीं देंगे। उस आदमी ने खुद को काबू में रखकर शांति से जवाब दिया। तुम्हें अजनबियों के साथ रहना पसंद नहीं है? फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी अजनबियों के साथ एक ही छत के नीचे रहना पसंद नहीं है। तो कैसा रहेगा कि तुम लोग बाहर आ जाओ और ये घर मुझे किराए पर दे दो। तुम जो चाहो वो कीमत बता सकते हो और मैं इसमें जरा भी मोल भाव नहीं करूंगा, शल्य ने खुश होकर कहा। शल्य की बात वाकई बहुत अजीबोगरीब थी, जिसे सुनकर राज ने शर्मिंदगी में अपना चेहरा ढक लिया। किसी मालिक को उसी के घर से निकालकर घर किराए पर देने की बात बड़ी अजीब थी। ऐसे में मालिक क्या जमीन पर सोता? शल्य की किराए की बात सुनकर तो किसी को भी गुस्सा आ सकता था। ऐसे में कोई भी उन्हें किराए से घर देने को तैयार नहीं हो सकता था। राज को जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। मकान मालिक का माथा गुस्से से ठनक गया। मुझे माफ कीजिए, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, तो मैं अपना घर किराए पर नहीं दूंगा, आप कोई और जगह देख लीजिए, मकान मालिक ने खुद को शांत रखते हुए कहा। इतनी देर तक खुद को गुस्से में काबू में रखकर मकान मालिक ने साबित कर दिया था कि वो एक पढ़ा लिखा सभ्य आदमी था।
राज को लग रहा था कि अगर वो इस आदमी की जगह होता तो अभी तक गुस्से में कुछ भी उठपटांग बोल देता। अरे अरे, एक बार फिर से सोच लीजिए, मुझे भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। शल्य हार मानने वालों में से नहीं था। राज ने अब तक सोच लिया था कि कैसे मकान मालिक उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भगाने वाला था। इसीलिए राज ने शल्य को पीछे की तरफ खींचना शुरू किया और उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जो हुआ वो उम्मीद से बाहर था। राज और शल्य को वो घर किराए से मिल गया। वाह, जैसी उम्मीद थी, ये घर वाकई बहुत कमाल का है। इसका साइज एकदम सही है। किसी एक फ्लोर की सारी दीवारें हटाने के बाद ये दवाई बनाने का अच्छा कमरा बन सकता है। शल्य ने सभी फ्लोर को अच्छे से देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें बस एक ही कमरा किराए पर ले लेना चाहिए था। राज ने कहा, इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत थी। कोई भी किसी चीज को इसलिए नहीं खरीद पाता था कि वो बिकाऊ नहीं थी, बल्कि वो उसकी सही कीमत नहीं चुका पाता था। और ये घर उन्हीं में से एक था। भले ही इसके मालिक ने अपने खून पसीने से उस घर को अपने और अपने परिवार के लिए बनवाया था, लेकिन जब शल्य ने उसे काफी ज्यादा कीमत का लालच दिया तो वो आदमी जो गुस्से से लाल हो रहा था अचानक शांत हो गया और उनकी डील हो गई। इसके बाद उस आदमी ने खुशी खुशी अपने घर की चाबियां और कॉन्ट्रैक्ट शल्य को दे दिया। साथ ही साथ शल्य के साथ जाकर घर की ओनरशिप की बाकी लीगल प्रोसीजर भी कर ली। इसके बाद वो आदमी और उसका परिवार 2 घंटे में घर खाली करके चला गया। इतनी तेजी से सारा काम हुआ कि यह देखने लायक था। हाँ, ये घर शल्य ने खरीद लिया था। शल्य को इसे किराए पर लेने की जगह खरीदना ही बेहतर लगा। इस तरह अमीर लोगों के हक में सब कुछ अपने आप आ जाता है। तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमें एक अच्छा दवाई बनाने का कमरा बनाना ज्यादा जरूरी है। अभी के लिए हम थकान मिटाने वाली दवाई बनाना शुरू कर सकते हैं, शल्य ने हंसते हुए कहा। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली और उसमें से एक गोली निकालकर राज की तरफ उछाल दी। राज ने हैरान होकर वो गोली पकड़ ली। ये पेट भरने की गोली है, इससे खाने की कमी पूरी हो जाती है। सभी जादूगर रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे तुम जादू में आगे बढ़ोगे तो हो सकता है तुम कई महीनों और सालों तक अपने कमरे से बाहर भी ना निकल पाओ। लेकिन हर जादूगर को भी खाना खाने की जरूरत होती है। बस उसी जगह ये गोली अपना असर दिखाती है। इसे तुम जैसे ही मुंह में रखोगे ये तुरंत तुम्हारे पेट में अपना असर पहुंचाने लगेगी। ये सबसे कमजोर क्वालिटी की गोली है, लेकिन इससे तुम्हारे महीने भर के खाने की खपत हो जाएगी, शल्य ने मुस्कुराते हुए समझाया। शुक्रिया सीनियर, राज ने खुश होकर कहा। उसे यह जानकर बहुत अच्छा लगा था कि शल्य को यह याद था कि राज ने लंच नहीं किया है। अजीब सा दिखने वाला शल्य वाकई राज की परवाह करता था। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें किसी भी बात पर हिचकिचाने की जरूरत है। इसे खा लो और जब तुम्हें तुम्हारा पेट भरा हुआ महसूस होने लगे तो हम दवाई बनाने का काम शुरू कर सकते हैं, शल्य ने आगे कहा। राज ने वो गोली अपने मुंह में रखी और एक खुशबू उसके मुंह में फैल गई। साथ ही साथ राज के पेट की भूख गायब हो गई। उसका पेट इतना भर गया कि उसे डकार लेने का मन होने लगा। जब तुम्हें पेट भरा भरा महसूस होने लगे तो गोली बाहर निकाल लेना, वरना तुम किसी काम के नहीं बचोगे। इस गोली को इसके खत्म होने तक हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अपने पास रखना, तुम्हें इसकी आगे भी जरूरत पड़ सकती है, शल्य ने आगे कहा। वो जो भी दवाइयां बनाता था उन्हें कई सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता था, इसीलिए उनके खराब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं होती थी। शल्य की बातें सुनने के बाद राज ने गोली अपने मुंह से बाहर निकाल ली और उसे एक तरफ रख दिया। किस्मत से राज ने उसे निगला नहीं था। शुरू में तो राज इसे निगलने के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि उसने ऐसी चीजें मूवी में देखी थी जिन्हें खाकर कई महीनों तक खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन सारी बात सुनकर राज समझ गया कि अगर उसने ये गोली निगल ली होती तो शायद उसकी मौत भी हो सकती थी। राज ने इंडक्शन स्टोव और हॉटपॉट बाहर निकाल कर रख लिया। दवाई बनाने के सारे 45 इंग्रेडिएंट भी राज के बगल में उनकी क्वालिटी और उनके क्रम के हिसाब से रखे हुए थे। जैसे तुमने इस दवाई को बनाया था ठीक वैसे ही बनाओ और शुरू हो जाओ। नाकामयाब होने से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास काफी इंग्रेडिएंट के कॉम्बो है, शल्य ने कहा। राज ने मुस्कुराया और आंखें बंद करके अपने थकान मिटाने वाली दवाई के तरीके के बारे में सोचने लगा, जैसे ये कल की ही बात हो। राज को सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ याद थी। पहले पानी मिलाना है, राज ने पानी मिलाते हुए कहा। इसके बाद उसने पहला इंग्रेडिएंट मिलाया
और उसे 5 मिनट तक उबाला। उसके बाद अगले इंग्रेडिएंट को भी 5 मिनट तक उबाला। जब तीसरे इंग्रेडिएंट की बारी आई तो राज ने समय का पालन करना बंद कर दिया। वो समय बदल बदल कर इंग्रेडिएंट डाल रहा था और टेम्परेचर भी बदल रहा था। शल्य अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर राज के तरीके को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो बिना कुछ बोले हर चीज को समझ रहा था। भले ही मैं पहले से खुद को तैयार करके आया था, लेकिन मैं राज के तरीके से खुद को जोड़ नहीं पा रहा हूँ। शल्य ने एक गहरी सांस लेकर सोचा। किस्मत से वो दवाई बनाने में माहिर था, इसीलिए समय के साथ साथ वो चीजें समझने लगा। अगर उसकी जगह कोई और बड़ा दवाई बनाने वाला होता तो वो राज को इंडक्शन और हॉटपॉट का इस्तेमाल करता देखकर गुस्से से तमतमा उठता। नए ढंग से दवाई बनाने के लिए अपने प्लान से आगे निकलने की जरूरत है। जिस दवाई में दवाई की आग या किसी खास आग की जरूरत नहीं होती, उनमें नया तरीका आजमा कर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। शल्य ने मनी मन सोचा। उदाहरण के लिए राज को कुछ बटनों से टेम्परेचर कंट्रोल करता देखकर शल्य के दिमाग में यही ख्याल आया था। ये बात पुराने ढंग से दवाई बनाने वाले लोग कभी हासिल नहीं कर सकते थे। भले ही उसके पास आग को काबू करने का खजाना हो, लेकिन वो इतने आराम से ये काम नहीं कर सकते थे। अभी भी बर्फीले मोती के कारण राज पूरा ध्यान लगाकर अपना काम कर पा रहा था। अभी उसकी आंखें अपनी थकान मिटाने वाली दवाई के अलावा कुछ भी नहीं देख रही थी। शल्य तारीफ भरी नजरों से राज की तरफ देखा जा रहा था। भले ही राज अब बड़ा हो गया था, लेकिन दवाई बनाने के मामले में उसका हाथ काफी सधा हुआ था। क्या राज एक बार फिर थकान मिटाने वाली दवाई बना लेगा? क्या शल्य इस दवाई को बनाने के बदले में भी राज को कोई नई टेक्निक सिखाएगा?